हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.2। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है बताइए किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है अगर यदि वे दोनों कैसी हो, विषम संख्याएं हो, और दूसरा दे रखा है दोनों सम संख्याएं हो। देखिए सबसे पहला काम है प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न क्या पूछ रहा है हमें पता होना चाहिए। प्रश्न पूछ रहा है हमें बताना है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग, यानी कोई भी दो संख्याएं जिनको हम जोड़ेंगे उनका जो योग आएगा वो सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा। अगर जो दोनों संख्याएं जुड़ रही है, पहली बात कि दोनों संख्याएं जुड़ने वाली कैसी है, विषम है, और दूसरी बात दोनों जुड़ने वाली संख्याएं कैसी है, सम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से भी पहले हमें पता होना चाहिए कि सम संख्याएं क्या होती है और विषम संख्याएं क्या होती है। तो सबसे पहले हम सम संख्या पर वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर क्या हो, इकाई के स्थान पर क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो। इकाई के स्थान पर क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या होगी सम संख्या। उदाहरण जैसे मैंने कहा 12 के इकाई पे क्या है, 2। मैंने कहा 18 इकाई पे 8 है। 20 इकाई पे क्या है, 0। मैंने कहा 34 इकाई पे क्या है, 4। तो ये सभी संख्याएं क्या है, सम संख्या। और दूसरी बात है विषम संख्या। दूसरा जो हमारा शब्द यहाँ पर काम में आया है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होगी, इकाई के स्थान पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो। तो जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो सभी क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो इसका उदाहरण हम विषम संख्या का कहें तो हमने कहा जैसे 13 इकाई के स्थान पे 3 है। मैंने कहा 25 इकाई के स्थान पे 5 है। मैंने कहा 37 इकाई के स्थान पे 7 है। मैंने कहा 39 इकाई के स्थान पे 9 है। इस तरह से ये सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्या। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो उनका जो योग होगा वो सम होगा कि विषम होगा। अगर पहला दे रखा है, अगर दोनों संख्याएं कैसी है, विषम संख्या, हमसे पूछा है कि उनका योग क्या होगा। तो अगर दोनों संख्याएं विषम है, अगर हम कोई भी उदाहरण लेके दो विषम संख्याओं को जोड़ के दे सकते हैं। जैसे मैंने पहली विषम संख्या ली 9 और दूसरी विषम संख्या ली मैंने 11। 9 और 11 की दोनों ही विषम संख्या है। इन दोनों को 9 और 11 को जोड़ेंगे तो मेरा उत्तर कैसा आएगा, 20 आया मेरा उत्तर। 9 और 11 दोनों कैसी संख्याएं हैं बेटा, विषम संख्या है। जब भी दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो उत्तर आता है वो कैसा आता है, वो आता है सम संख्या। यानी दो विषम संख्याओं का योग जो होता है हमेशा एक सम संख्या आता है। तो प्रश्न में यही पूछा था कि बताइए कि इन्हीं दो संख्याओं का योग सम होगा कि विषम होगा यदि वे दोनों विषम संख्याएं हैं। तो आप इसमें लिख देंगे उत्तर, इसका क्या लिखेंगे, ए भाग का उत्तर लिखेंगे कि उनका योग हमेशा, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, प्रश्न में आपसे यही पूछा था कि दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, सम संख्या होगा। इसका योग क्या होगा, सम संख्या। फिर अगला भाग पूछा है कि अगर दोनों जोड़ने वाली संख्याएं कैसी है, सम संख्याएं हैं। दोनों जोड़ने वाली जिन संख्याओं का हम योग कर रहे हैं वो दोनों ही संख्याएं अगर सम हो, जैसे मैंने दोनों ही संख्याएं क्या बोला है, सम हो। जैसे मैंने लिखा 4 और 6 दोनों ही कैसी संख्या है, सम संख्या। दोनों का योग आया 10, तो योग भी कैसा होगा, सम होगा। तो अगर दोनों जुड़ने वाली संख्याएं सम है तो जो उत्तर आएगा वो भी क्या होगा, सम संख्या होगा। यानी अगर दो सम, तो इसका उत्तर हम क्या लिख देंगे, उत्तर हम लिखेंगे योग सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। यही हमसे पूछा है कि अगर दोनों जुड़ने वाली संख्याएं सम है तो योग क्या होगा, दोनों जुड़ने वाली संख्याएं विषम है तो योग क्या होगा। तो ये हमने पहले के अंदर लिख दिया कि योग सम होगा, और दूसरे का उत्तर भी यही है, दोनों का योग क्या होगा, सम होगा। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न। संख्या 2, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य। हमें सत्य और असत्य बताना है।
तो देखिए सिर्फ कथन को देखकर हमें पता नहीं चलेगा कि सत्य है या असत्य, हमें हर कथन के साथ में उदाहरण समझना होगा। हमें हर कथन को उदाहरण के सहित समझना होगा, उदाहरण के बिना हम इसका सत्य असत्य हम रट नहीं सकते। तो आप ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक का मैं उदाहरण दूंगी। ए भाग है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। हम ए भाग को हल कर रहे हैं, ए का हम उदाहरण देख रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्याएं ले लीजिए, मैंने 3 विषम संख्याएं ले ली, 3, 3 और 3। मैंने तीनों ही 3, 3, 3 ली, तीनों का योग मैंने किया 3, 3, 6, 3, 9। क्या मेरा योग जो है सम संख्या आ रहा है? इसने कहा 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। तो मेरा 3 विषम संख्याओं का योग कैसा आया? मेरा विषम आया। ये तीनों संख्याएं भी कैसी है? विषम है। और मेरा योग भी कैसा आया है? विषम। यानी कहने का मतलब 3 अगर मैं विषम संख्याएं लूँगी तो उनका योग जो है वो मेरा क्या आएगा? वो भी विषम संख्या आएगा। तो ये कथन मेरा क्या हो गया? पहला कथन मेरा हो गया असत्य। पहला कथन हो गया मेरा असत्य। अ जो है असत्य। फिर बी देखिए, 2 विषम संख्याएं और एक सम संख्या का योग सम संख्या होता है। बी कह रहा है 2 विषम संख्या, मैंने 2 विषम संख्या ली 3 और 5, 2 विषम संख्याएं ले ली 3 और 5, और एक सम संख्या ले ली मैंने 2। इनका योग करते हैं, 5 और 3 8, 8 और 2 10। इनका योग जो है सम आया मेरा, ये उत्तर मेरा सम आया। तो ये मेरा उत्तर सही, जो कहा है इसने सत्य है। तो बी भाग क्या हो गया? सत्य। सी देखिए, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। सी कह रहा है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल। 3 विषम संख्याएं ले लीजिए, ये 3, 3, 3 ही लेते हैं हम, आसान रहेगा करने में भी। 3 विषम संख्याएं ले ली, इनका गुणनफल 3 3 9, 9 3 27। इनका गुणनफल जो है तीनों के तीनों विषम है, और इनका जो गुणनफल आया है वो भी कैसा आया है? विषम है। और यही हमको प्रश्न में कहा है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। बिल्कुल सत्य बात कही है सी में। तो ये हमारा कथन जो है सी सत्य है। डी देखते हैं, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। क्या कहा है? डी भाग को समझिए उदाहरण सहित। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, मैंने कोई सम संख्या ले ली 8, 8 में किसका भाग देना है? 2 का। क्या उत्तर आएगा मेरा? 8 का जब 2 से भाग दिया जाता है तो 4 आता है। तो कह रहा है भागफल सदैव यानी हमेशा विषम होता है। कहाँ है विषम? मेरा तो सम आया है। तो उत्तर क्या है? ये असत्य। कथन कैसा है? डी कथन जो है वो है असत्य कथन है। इसके बाद ई देखिए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो संख्या स्वयं। ये कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। हमने पढ़ा था कि सबसे छोटी विषम संख्या, ये ई भाग है, ई भाग में मैं बताती हूँ आपको, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बेटा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और 2 कैसी है? सम है कि विषम है? सम संख्या है। तो प्रश्न ये क्या कह रहा है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है ऐसी अभाज्य संख्या है जो विषम नहीं है, सम है। तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। कथन ई कैसा हो गया? ई असत्य हो गया। ठीक है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती, केवल 2 ऐसी विषम संख्या है जो कैसी है? सम है। अब देखिए एफ, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। एफ कह रहा है कोई भी सभी अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। गुणनखंड तो सबके होते हैं। जैसे यहाँ पे हम एफ को हल कर रहे हैं, कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, जैसे मैंने अभाज्य संख्या ली 7, तो 7 के मुझे गुणनखंड लिखने हैं। 7 के गुणनखंड में क्या लिख दूंगी? 7 के गुणनखंड क्या है? 1 है और 7 है, तो इसके गुणनखंड है ना, 1 और 7 है तो सही ना। तो ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या के कोई गुणनखंड नहीं होते, गुणनखंड तो होते हैं। तो एफ कथन कैसा कथन है? असत्य कथन है। हमको समझना है कि वो सत्य है या असत्य है, तो क्यों है, हमको उसके पीछे का क्यों समझना है, सिर्फ रटना नहीं है सत्य असत्य करके।
इसके बाद में देखिए जी भाग, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। क्या कह रहा है? जी भाग कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का योग, दो अभाज्य संख्याएं ले लीजिए, जैसे कि 3 और दूसरी अभाज्य ले लीजिए 5, इनका योग करिए, कितना आया? 8 आया। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग, अभी तक तो सम आया है। अगर मैं दूसरी एक और अभाज्य संख्या लूँ, जैसे मैंने ली 2, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, आपको पता हो तो 2 में दूसरी अभाज्य संख्या 3 जोड़ूं, उत्तर क्या आया मेरा? 5। क्या ये सम है? नहीं है ना। तो दो अभाज्य संख्याओं का योग सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि सदैव सम होगा, सदैव सम होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जी कथन भी कैसा कथन हो गया हमारा? असत्य कथन हो गया। जी के बाद चलते हैं एच की ओर। एच है केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। एच कह रहा है कि केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। बिल्कुल सत्य है, हमने ये पढ़ा था कि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम है। तो ये कथन एच जो है सत्य है, केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं हमारी विषम है। आई कहता है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या। लेकिन अभी अभी हमने ऊपर वाले एच में पढ़ा कि 2 क्या है? 2 है हमारा सम संख्या, लेकिन वो क्या है? अभाज्य है। तो सभी सम संख्याएं भाज्य है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। तो आई कैसा हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, ये आई। और फिर लास्ट है जे। जे है 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। जे कह रहा है 2 सम संख्याओं का गुणनफल, 2 सम संख्याएं ले ली मैंने, जैसे 2 और 4, इनका गुणनफल 2 चौक 8, तो इनका गुणनफल हमेशा क्या होगा? सम होगा। तो कोई भी 2 सम संख्याएं आप लेंगे और आप उनका गुणा करेंगे तो वो गुणा जो है कैसा आएगा? सम आएगा। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। तो ये हमने पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न किया, सत्य और असत्य। इसको हमें रटना नहीं है, समझ के करना है, रट के करेंगे तो कभी समझ नहीं आएगा। देखिए प्रश्न संख्या 3, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। बिल्कुल सही बात है, 13 और 31 दोनों ही अभाज्य है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनके गुणनखंड क्या है? संख्या स्वयं और 1। इन दोनों संख्याओं में दोनों अंक 1 और 3 हैं। दोनों संख्याओं में 1 और 3 अंक है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। हमको 100 तक की सभी संख्याएं, 100 तक की संख्याओं में ऐसे जोड़े लिखने हैं। क्या लिखना है हमको? प्रश्न में करना क्या है कि हमको 100 तक की संख्याओं में ऐसे बाकी अन्य जोड़े भी लिखने हैं जिनमें दोनों अंक ऐसे पलटने से आए, यानी इकाई के अंक को दहाई पे लिख दें, दहाई के अंक को इकाई पे लिख दें। तो अंक बदलने से जो दोनों संख्याएं बनेगी वो दोनों संख्याएं भी अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो हमें कहाँ से कहाँ तक? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के ऐसे जोड़े लिखने हैं जिनमें पहला जोड़ा जो है 13 और 31, 13 और 31 हमको प्रश्न में दे दिया है। दूसरा जोड़ा देखिए, यानी जो दोनों अंक पलटने से ही आए और वो दोनों के दोनों कैसे हो? अभाज्य संख्या। तो 13 के बाद हम देखते हैं अभाज्य संख्या कौन सी है? 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 17 जो है अभाज्य संख्या है। तो 17 देखिए, 17 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। 17 का अगर हम अंक पलट के लिखें तो क्या बनता है? 71। क्या 71 किसी संख्या के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 71 जो है सिर्फ 1 और 71 के पहाड़े में आता है। तो अगला जोड़ा हमारा क्या हो गया? 17 और 71। 17 और 71 के बाद में अगला जोड़ा जो आता है हमारा, वो देखिए क्या होगा? 17 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? देखिए 17 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 19 है, लेकिन 19 का अंक पलटने से संख्या क्या बनती है? 91। लेकिन 91 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो 91 के बाद में हम चलते हैं अगले 19 हो गया। 19 के बाद में अगली संख्या जो अभाज्य है वो कौन सी है? 19 के बाद में 23 आती है, लेकिन 23 का उल्टा 32। अगली संख्या क्या आती है? 23 आती है, लेकिन 23 को अगर हम पलट के लिखते हैं तो 32 आता है, लेकिन 32 अभाज्य नहीं है, तो ये जोड़ा भी काम का नहीं है।
23 के बाद में 24, 25, 26, 27, 28, 29। 29 अगला आता है अभाज्य संख्या, लेकिन 29 का उल्टा 92। 92 जो है वो अभाज्य नहीं है, इसलिए ये जोड़ा भी काम का नहीं है। 29 के बाद में हम चलते हैं 30, 31। 31 का उल्टा हमारा आता है 13। तो ये तो हम लिख चुके हैं, ये तो हमको प्रश्न में दे रखा है। चलो ठीक है, ये हो गया। 31 के बाद में 33 नहीं, 34, 35, 36, 37। 37 देखिए, 37 का उल्टा होता है 73। 73 किसी का पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। तो अगला जोड़ा हमारा क्या हो गया? 37 और 73 हो गया। तो ये दोनों की दोनों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या है, और ये क्या है? अभाज्य संख्या है, मतलब ये सिर्फ स्वयं के पहाड़े में आती है और एक के पहाड़े में आती है। ठीक है, अगला जोड़ा चलिए 37 के बाद में 38, 39। 39 जो है अभाज्य संख्या है, लेकिन 39 का उल्टा हमने किया, अंक पलटे तो क्या बना? 93। 93 जो अभाज्य नहीं है, इसलिए ये भी जोड़ा खारिज हो गया हमारा। बाद में आता है 40। इस तरह से हम आगे चलेंगे तो अब देखिए कहाँ तक हो गया। तो कहने का मतलब हमने 93 तक तो अभाज्य संख्याएं लिख ली, क्योंकि इसमें 93 तक नहीं, 73 तक तो हमने अभाज्य संख्याएं लिख ली। अब 73 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आ रही है वो देखिए आप। इसके बाद अगली संख्या है 79। और इसका उल्टा कितना बन रहा है? 97। तो ये सभी संख्याएं, ये जो चारों जोड़े हैं, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याओं के युग्म है, जिनके दोनों अंक पलटने से जो संख्याएं बन रही है वो भी कैसी है? अभाज्य संख्या है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो हमें क्या लिखना है? 20 से छोटी जो भी संख्याएं हैं, यानी 1 से 19 तक की संख्याओं को हमें भाज्य और अभाज्य में अलग अलग करना है। तो सबसे पहले हम 1 से 20 तक की भाज्य संख्याएं लिख देते हैं। हम प्रश्न संख्या 4 हल कर रहे हैं, 4 का उत्तर है ये। तो भाज्य संख्याएं लिख देते हैं। हम कहाँ से कहाँ तक लिख रहे हैं बेटा? हम लिख रहे हैं भाज्य संख्याएं 1 से लेकर 19 तक, क्योंकि 20 से छोटी बोला है। 20 से छोटी यानी 20 को हमें लेना नहीं है। तो 20 से छोटी यानी 1 से 19। तो यानी हमें 1 से 19 तक की भाज्य और अभाज्य संख्याएं लिखनी है। एक जो होता है वो न भाज्य होती है न ही अभाज्य संख्या होती है। तो आपको याद रखना है कि एक को आप न भाज्य में लिखें न अभाज्य में लिखें, क्योंकि एक भाज्य और अभाज्य कुछ नहीं होता। तो भाज्य संख्याएं 1 से 19 तक, 2 से 19 तक लिखनी है आपको, क्योंकि एक न भाज्य है न अभाज्य, और 2 आपको पता है, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो जब हम भाज्य संख्याएं लिखेंगे तो उसके अंदर हमें 2 को नहीं लेना है, क्योंकि 2 जो है अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 1 से 20 तक, 1 से 19 तक में जिसको हम भाज्य कह सकते हैं वो क्या होगी? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? भाज्य अभाज्य लिखने से भी पहले हम जो है संख्याएं लिख लेते हैं, ताकि आपको ये आसान रहे करने में। पहले हम भाज्य मिटा देते हैं, भाज्य नहीं लिखते। हम प्रश्न 4 का उत्तर हल कर रहे हैं। हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 ये मैं लिख देती हूँ। ये मैंने 1 से 19 तक संख्याएं लिख दी। 20 से छोटी सभी संख्याओं को हमें भाज्य अभाज्य में लिखना है। तो देखिए हम एक एक के ऊपर ही लिख देते हैं कि वो भाज्य है कि अभाज्य, बाद में हम लिख देंगे। तो 1 जो होती है न भाज्य है न अभाज्य। 2 क्या है? 2 जो है सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या। तो 2 के ऊपर मैं लिख देती हूँ अ मतलब अभाज्य। ठीक है, 2 को हमने लिख दिया। 3 भी कैसी है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 3 के पहाड़े में आता है, 3 और 1 के पहाड़े में आता है। 4 कैसा है? 4 जो है भाज्य है। क्यों?
क्योंकि 4 के गुणनखंड क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि ये 1 और 5 के पहाड़े में आ रहा है। 6 कैसी संख्या है, 6 जो है भाज्य है, 2 से अधिक गुणनखंड है, 1 2 3 6। 7 कैसी है, 7 जो है अभाज्य है। 8 कैसी है, 8 भाज्य है, क्योंकि ये 1 2 4 8 के पहाड़े में आ रही है। 9 कैसी है, 9 भी हमारी भाज्य है। 10 कैसी है, 10 भी हमारी भाज्य है, 1 2 5 10 के पहाड़े में आ रहा है। 11 कैसा है, 11 हमारा अभाज्य है, केवल 1 और 11 के पहाड़े में आ रहा है। 12 हमारा कैसा है, 12 हमारा भाज्य है, 1 2 3 4 6 12 इतने संख्याओं के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। 13 कैसा है, 13 हमारा अभाज्य है। 14 कैसा है, 14 हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 2, ठीक है, 1 2 के बाद में 7 के पहाड़े में आ रहा है, 14 के पहाड़े में आ रहा है। 15 कैसा है हमारा, 15 भी भाज्य है। 16 कैसा है, 16 भी हमारा भाज्य है। 17 हमारा अभाज्य है, क्योंकि 1 और 17 के पहाड़े में आ रहा है। 18 हमारा भाज्य है, क्योंकि बहुत सारी संख्याओं के पहाड़े में आ रहा है। 18 1 के, 2 के, 3 के, 6 के, 9 के, और 19 बच गया लास्ट। 19 हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 और 19 के पहाड़े में ही आ रहा है। तो अब हमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं को अलग अलग लिखना है। तो 1 से 19 तक की हमको भाज्य संख्याएं लिखनी है, एक जिसमें भाज्य ना भाज्य है ना अभाज्य। तो भाज्य भाज्य हम निकाल लेते हैं। तो देखिए कौन कौन सी आ रही है हमारी भाज्य संख्याएं। 4 आई, 6 आई, फिर 4 आ गया, 4 को लिख दिया हमने, 6 को लिख दिया, फिर भाज्य क्या है 8, फिर 9, 8 9, फिर भाज्य क्या है 10, फिर हमारी भाज्य क्या है 12, फिर हमारी भाज्य क्या है 14, फिर हमारी भाज्य 15 और 16, 15 16, फिर है हमारी भाज्य 18। तो ये हमारी सभी भाज्य संख्याएं होगी। अब हम लिख देते हैं बची हुई अभाज्य संख्याओं को। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है देखिए। अभाज्य संख्याएं हैं हमारी 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ये हमारी देखिए 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये हमारी कैसी है अभाज्य संख्या। तो ये हमने लिख दिया। प्रश्न संख्या 4 को हमने हल किया कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं को अलग अलग कर दिया। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 5, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। यानी हमें 1 से 10 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले हम 1 और 10 के बीच की सभी संख्याएं लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 से 10 तक की हमने सारी संख्या लिख दी। अब हमें इनके बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखनी। तो सबसे पहले हम 1 और 10 के बीच की जो भी अभाज्य संख्याएं हैं वो निकाल लेते हैं। और 1 और 10 के बीच में अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 जो है अभाज्य संख्या है। 2 कैसी है अभाज्य संख्या। फिर 3 भी कैसी है अभाज्य संख्या। फिर हमारी कौन सी अभाज्य संख्या आती है बेटा 5, ये अभाज्य संख्या है। फिर हमारी कौन सी अभाज्य संख्या है 7। फिर हमारी 10 तक कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए आप इन सभी संख्याओं में से यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं जो अभाज्य है 1 और 10 के बीच में। तो देखिए 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब इन 4 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 7 है। बस ये हमारा उत्तर है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे यहाँ मतलब 1 से 10 के बीच, यहाँ सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यहाँ सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। यहाँ मतलब 1 से 10 के बीच।